वह 13 अप्रैल 1919 का दिन था। शाम के करीब 4:30 बजे थे। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ जालियांवाला बाग पहुंचता है और पहुंचते ही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसमें 379 लोग मारे गए और 3660 लोग जख्मी हुए थे। यह सरकारी रिपोर्ट है। हकीकत में इससे बहुत अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसको ब्रिटिश इंडिया के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार कहा जाता है। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नया मोड़ आ गया। अंग्रेजों का दमनकारी चेहरा लोगों के सामने आ गया। आज हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों के कसीदे पढ़ने में लगे हुए हैं। उनको हमारा यह रिपोर्ट देखना चाहिए। इससे आपको जालियांवाला बाग की पूरी दास्तान समझ में आ जाएगा। इसके लिए जालियांवाला बाग की हकीकत को समझना भी यहां बहुत जरूरी हो जाता है। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में हम बताएंगे उस रॉलेट एक्ट की पूरी हकीकत, जिस रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों की भीड़ जालियांवाला बाग में जुटी थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा। पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा का कारण है शहीदों की याद में बना म्यूजियम, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राजनीति अपने जगह पर है, पर मुझे लगा कि जालियांवाला बाग के पन्नों को पलटना एक बार फिर से जरूरी हो गया है। इतिहास का अवलोकन करना जरूरी हो गया है और सबसे अधिक जरूरी हो गया है आज की युवा पीढ़ी को यह बताना कि हमारे पूर्वजों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए कितने बलिदान दिए थे। जालियांवाला बाग की घटना को आजादी के आंदोलन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके दो बड़े असर हुए। पहला ये कि आजादी का आंदोलन आम भारतीय लोगों का आंदोलन बन गया और दूसरा ये कि भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने अपना नैतिक हक खो दिया। यानी यही वह बड़ी घटना है जिसके बाद निरंकुश अंग्रेजी शासन के पतन का सिलसिला शुरू हुआ। समझने वाली बात यह है कि जालियांवाला बाग नरसंहार की खबर फैलते ही पंजाब सहित पूरे देश में उन दिनों उबाल आ गया था। पंजाब के लोगों का आक्रोश चरम पर था। गौर करने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने सबसे अधिक उत्पीड़न पंजाब के लोगों के साथ ही किया था। उन दिनों पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ माना जाता था। यह बात सही है कि अंग्रेजों ने पंजाब में कई कॉलोनी बनाए और रेलवे का भी बहुत विकास किया। ब्रिटिश इंडिया की सेना में बड़ी संख्या में पंजाब के युवाओं को भी शामिल किया गया था, यह भी हकीकत है। पर दूसरा सच यह भी है कि आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने सर्वाधिक क्रूरता पंजाब के लोगों के साथ ही किया। इस सच्चाई से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि देश के बंटवारा का सर्वाधिक दंश भी पंजाब के लोगों को ही भुगतना पड़ा था। चाहे वह 1857 के विद्रोह को कुचलने की बात हो या 1870 के दशक में शुरू हुआ कूका आंदोलन। अंग्रेजों ने 1914 और 1915 के गदर आंदोलन को कुचलने के लिए पंजाब में सर्वाधिक शक्ति का प्रयोग किया था। इतिहास में यह सभी कुछ दर्ज है। बात आजादी के आंदोलन की करें तो वर्ष 1919 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने पंजाब के आंदोलन को कुचलने की उन दिनों हर संभव प्रयास किए। इससे पहले 1915 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों की दमनकारी नीति से लोग पहले से ही बहुत गुस्से में थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर का परिवार आयरलैंड के बड़े जमींदार परिवार से ताल्लुक रखता था। ब्रिटिश इंडिया के भारतीय अधिकारी और यहां के शिक्षित लोगों के प्रति डायर के मन में कूट कूट कर घृणा भरी हुई थी। वह भारतीय व्यापारी और साहूकारों के खिलाफ सोच रखने वाला अधिकारी था। किसी भी विरोध को तत्काल कुचल देने में विश्वास रखता था। इतिहास के जानकार मानते हैं कि सन 1913 में पंजाब के लाला हरिकिशन लाल के पीपुल्स बैंक की बर्बादी में ओ डायर की बड़ी भूमिका रही थी। इस बैंक के डूबने से लाहौर के व्यापारियों और शहरी इलाका में रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान हो गया था। महंगाई 2 से 3 गुना तक बढ़ गई थी। इस बीच इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारी भी इन दिनों तेजी से फैलने लगा। हजारों लोगों की मौत हो गई। अंग्रेजी हुकूमत लोगों की मदद करने के बदले उदासीन बनी रही, या यूं कहें कि मूक दर्शक बनी रही। नतीजा अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होने लगे थे। इसी असंतोष के बीच अंग्रेजों ने आंदोलन को कुचलने के लिए फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट को मंजूरी दे दी। भारत में रॉलेट एक्ट के खिलाफ
राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा का गठन कर दिया और लोगों को एकजुट करने के लिए खुद पूरे देश के दौरे पर निकल गए। इसी दौरान पंजाब जाने की राह में 9 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले फरवरी के महीने में ही अमृतसर और लाहौर में सरकार के विरोध में बड़ी संख्या में लोग एकजुट होने लगे थे, सभाएं भी करने लगे थे। भारत में पहली बार 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर, गुजरावाला और जालंधर शहर में देखने को मिला। इसे अंग्रेज अधिकारी चिढ़ गए। लाहौर और अमृतसर की जनसभाओं में उन दिनों करीब 25 से 30 हजार तक की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इससे अधिकारी घबरा गए। इस बीच 9 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर लोगों ने रामनवमी की जुलूस निकालने का निर्णय ले लिया। गौर करने वाली बात यह है कि रामनवमी की जुलूस में हिंदू के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मुसलमान भी शामिल होने लगे। इससे अंग्रेज ऑफिसर की मुश्किलें और भी बढ़ गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने आंदोलन को कुचलने के लिए अमृतसर के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और मोहम्मद सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित कर दिया। उसी दिन पंजाब की ओर आ रहे गांधी जी को रास्ते में ही पलवल के समीप रोक लिया गया और उन्हें वापस लौटने को विवश कर दिया। इधर अपने नेताओं के निर्वासन की खबर से अमृतसर के लोगों के दिल में गुस्सा भर गया। वो गुस्से से उबल पड़े। नतीजा अगले ही रोज यानी 10 अप्रैल को करीब 50,000 से अधिक लोग सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे थे। सिविल लाइन के समीप पहुंचते ही अंग्रेज सिपाहियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। बदले में प्रदर्शनकारियों ने भी पथराव शुरू कर दिया। गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बैंक और रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर वहां तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इस दौरान 3 बैंक कर्मी समेत 5 अंग्रेजों की मौत हो गई थी। रेलवे का एक गार्ड भी मारा गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर को जब घटना की जानकारी मिली तो वह आग बबूला हो गया। प्रदर्शनकारियों को कुचलने का जिम्मा अब जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को दे दिया गया। आदेश मिलते ही जनरल डायर तत्काल अमृतसर पहुंच गए और इसके बाद जो हुआ वह ब्रिटिश इंडिया के क्रूर चेहरा को इतिहास में दर्ज करने के लिए काफी था। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको समझना जरूरी है कि उस वक्त अमृतसर में डायर के नाम से 2 बड़े अधिकारी मौजूद थे। एक थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर और दूसरे थे ब्रिगेडियर जनरल आर डायर। कहते हैं कि शेरे पंजाब उधम सिंह ने बाद में लंदन पहुंचकर डायर की हत्या कर दी, पर उन्होंने किस डायर को मारा इसको लेकर लोगों की अलग अलग राय है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जालियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए दोनों डायर समान रूप से जिम्मेदार थे। चलिए विषय पर लौटते हैं। बात जालियांवाला बाग की हो रही थी। वह 13 अप्रैल 1919 का दिन था। शाम के करीब 4:30 बजे थे। जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जालियांवाला बाग में पहुंचता है। वहां पहले से एक सभा चल रही थी। उस रोज बैसाखी का पर्व था और स्वर्ण मंदिर में बड़ी संख्या में लोग मत्था टेकने आए हुए थे। जालियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर के समीप ही था, लिहाजा अपने नेता को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जालियांवाला बाग पहुंचने लगे। मोटे अनुमान के मुताबिक उस वक्त जालियांवाला बाग में करीब 25 से 30 हजार लोगों की मौजूदगी थी। अंग्रेज अधिकारियों को दोपहर में ही सूचना मिल गई थी कि जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभा होनी है। अंग्रेज ऑफिसर भारतीय लोगों को सबक सिखाने का मूड बना चुके थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर ने आंदोलन को सख्ती से कुचलने का पहले ही आदेश दे रखा था। इधर जनरल डायर भी मन बना चुका था। नतीजा पहुंचते ही जनरल डायल ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। करीब 10 मिनट तक बिना रुके लगातार फायरिंग होता रहा। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक सैनिकों ने उन दिनों करीब 1650 राउंड गोलियां चलाई। इसमें करीब 379 लोग मारे गए और 3360 लोग जख्मी हुए। हालांकि यह एक सरकारी रिपोर्ट है, हकीकत इससे विभत्स है। कहते हैं कि 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 3000 से अधिक लोग जख्मी हुए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने मरने वालों की संख्या 1300 बताया था, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक होने का अनुमान लगाया था। अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ ने अपने रिपोर्ट में
मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक होने का अनुमान लगाया था। हालांकि मरने वालों का सही सही आंकड़ा आज तक किसी को पता नहीं चला। जालियांवाला बाग की पार्क में एक पट्टी लगा हुआ है। इस पर लिखा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने जान बचाने के लिए बाग में स्थित एक कुएं में छलांग लगा दी। बाद में इस कुएं से 120 शव बरामद हुए थे। मरने वालों में महिला और बच्चे भी शामिल थे। ब्रिटेन के कुछ अखबार ने उन दिनों इसे आधुनिक इतिहास का सबसे क्रूर और नृशंस कत्लेआम करार दिया था। दरअसल जालियांवाला बाग चारों ओर से एक चारदीवारी से घिरा हुआ पार्क था। इसमें भीतर प्रवेश करने के लिए एकमात्र पतली गली बनी हुई थी और जनरल डायर के आदेश पर सिपाहियों ने उसी गली पर कब्जा करके फायर खोल दिया था। नतीजा किसी को भी वहां से भागने का कोई अवसर नहीं मिला। इस हत्याकांड के बाद उधम सिंह के मन में बदले की आग धधकने लगा। घटना के वक्त उधम सिंह जालियांवाला बाग में मौजूद थे और भीड़ को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। उधम सिंह जनरल डायर की हत्या करने की ठान चुके थे। इस बीच ब्रिटिश हुकूमत ने घटना की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया और कुछ समय बाद आरोपित अधिकारी को लंदन बुला लिया गया। इधर उधम सिंह के मन में बदले की आग धधक रही थी। डायर को तलाशते हुए उधम सिंह लंदन तक पहुंच गए और 13 मार्च 1940 को लंदन में मौजूद डायर को उन्होंने गोलियों से छलनी कर दी। सवाल उठता है कि उधम सिंह ने जिस डायर को गोली मारी वह कौन था, क्योंकि कई जगह यह पढ़ने को मिला है कि जालियांवाला बाग की घटना के कुछ समय बाद जनरल डायर गंभीर रूप से बीमार हो गया था और बीमारी की अवस्था में उसकी मौत हो गई थी। इसका मतलब यह हुआ कि उधम सिंह ने जिस डायर को गोली मारी वह लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर से अधिक दोषी लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था, क्योंकि ओ डायर ने ही जनरल डायर को सख्ती बरतने का आदेश दिया था। यानी उधम सिंह ने आखिरकार बदला ले ही लिया। इधर ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने जालियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन कर दिया। यह हंटर कमीशन के नाम से जाना गया। उधर कांग्रेस ने भी अपने स्तर से इसकी जांच शुरू कर दी। हंटर कमीशन के सामने डायर ने यह माना था कि उन्होंने लोगों पर मशीन गन से गोली चलाने का आदेश दिया था। बाग में जाने के लिए एक सकरा सा रास्ता था। सैनिकों को उसी रास्ते पर कब्जा करने और भीड़ पर फायर करने का आदेश दिया गया था। हंटर कमीशन ने 8 मार्च 1920 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। इसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर को दोषी बताया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने 23 मार्च 1920 को जनरल डायर को दोषी मानते हुए उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया। कहते हैं कि बर्खास्तगी के बाद डायर ब्रिटेन लौट गए। कुछ दिनों के बाद गंभीर बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी पूरी दुनिया ने उन दिनों निंदा की थी। आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि जिस रॉलेट एक्ट के विरोध को लेकर इतनी बड़ी घटना हो गई, दरअसल वह है क्या? मैं बताता हूं। ब्रिटानिया सरकार ने 1919 के शुरुआत में ही भारत के लिए कई कानून बनाए। इसी कड़ी में 6 फरवरी 1919 को ब्रिटेन की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक बिल पेश किया गया। सर रॉलेट ने इस बिल को पेश किया था, लिहाजा इसको रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। यह बिल मार्च महीने में पास हो गया, यानी कानून बन गया। इस बिल के पास होने के बाद ब्रिटिश अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह देशद्रोह के शक में भारत के किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार होने वाले को अधिकारी अपनी मर्जी से जब तक चाहे पूछताछ के नाम पर टॉर्चर कर सकता है और जब चाहे 2 साल तक के लिए जेल में भी डाल सकता है। इसके लिए जूरी के समक्ष यानी कोर्ट के समक्ष उनको प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा कानून बना, यानी आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश इंडिया की सरकार ने अपने अंग्रेज अधिकारी को असीमित अधिकार दे दिए। लिहाजा इस रॉलेट एक्ट का भारत में पुरजोर विरोध होना शुरू हो गया और यह होना लाजमी भी था। विरोध हुआ भी, फिर जालियांवाला बाग के रूप में इसकी परिणति सबके सामने आया। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।